पता है, कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ डराती नहीं हैं, बल्कि वो जहन में कहीं गहरे बस जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी को परत दर परत खोलकर देखेंगे। ये कहानी है एक हॉन्टेड विला की, और इस बात की कि कैसे एक छोटा सा मजाक एक लड़की की पूरी जिंदगी को एक कभी ना खत्म होने वाले बुरे सपने में बदल देता है। कहानी शुरू होती है एक माँ के इन बेबस और टूटे हुए शब्दों से। इन लफ्ज़ों में जो दर्द और उलझन है ना, वो एक ऐसा माहौल बना देता है जहां आप समझ जाते हैं कि कुछ बहुत ही गलत हो चुका है। और फिर माँ जो मंजर देखती है वो कोई बुरा सपना नहीं है, वो एक खौफनाक हकीकत है। एक ऐसा सीन जो किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े कर दे। बस यही वो पल है जहां कहानी का असली डर शुरू होता है। एक ऐसा डर जो सब कुछ बदलने वाला था। तो चलिए इस पूरी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। पर यहां एक ट्विस्ट है। ये जो भयानक सीन हमने देखा, ये कहानी का अंत है। ये समझने के लिए कि निशा इस हाल में पहुंची कैसे, हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। तो चलिए चलते हैं एक हफ्ता पीछे, उस वक्त में जब सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। जगह है रहस्यमयी कौस्तव विला। तो कहानी की नींव यहीं से पड़ती है। 3 दोस्त हैं, निशा, प्रिया और निकिता, जो एक नए घर में कौस्तव विला में शिफ्ट होती हैं। लेकिन मकान मालकिन का एक बड़ा ही अजीब नियम है कि छत पर जो बाथरूम है उसे कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा। बहाना कि उसमें लीकेज प्रॉब्लम है। मगर कहानी में पहला शक तब पैदा होता है जब प्रिया उसी मकान मालकिन को उसी बाथरूम से गीले बालों और पैरों के साथ बाहर आते हुए देख लेती है। और यहीं से वो सवाल उठता है जो हमें आखिर तक परेशान करता है। आखिर उस छत वाले बाथरूम में ऐसा क्या राज छुपा हुआ था? अब हम कहानी के उस मोड़ पर आते हैं, उस रात पर जहां दोस्ती और मजाक की सारी हदें पार हो जाती हैं। एक ऐसा मजाक जो एक जानलेवा हकीकत में बदलने वाला था। वो रात थी 31 मार्च की। निशा अपने काम में इतनी बिजी हो गई थी कि दोस्तों से थोड़ी दूरियां आ गई थीं। तो इन दूरियों को मिटाने के लिए वो वादा करती है कि आज की रात सिर्फ और सिर्फ अपनी सहेलियों की है। और यही दोस्ती निभाने का जज्बा उसे अनजाने में एक बड़े खतरे की तरफ खींच ले जाता है। रात की शुरुआत तो बड़ी मजेदार होती है। तंबोला, फेसबुक, नए कपड़े ट्राई करना, माहौल एकदम हल्का फुल्का और खुशनुमा है। और फिर खेल शुरू होता है ट्रूथ एंड डेयर का। और यहीं पर निशा को वो डेयर मिलता है, जाओ और छत वाले उस बंद बाथरूम को इस्तेमाल करके आओ। निशा डरती नहीं है, वो बड़े कॉन्फिडेंस से कहती है कि वो तो अपनी हेयर क्लिप से कोई भी ताला खोल सकती है, और छत की तरफ चल पड़ती है। लेकिन अजीब बात यह थी कि छत का ग्रिल, जिस पर हमेशा ताला लगा रहता था, वो उस रात खुला पड़ा था। बस वो एक कदम उस बाथरूम के अंदर, और फिर कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। निशा की दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल जाती है। ये कहानी का वो हिस्सा है जहां से डर अब एक हकीकत बन जाता है। जरा देखिए बदलाव कितना बड़ा था। डेयर से पहले वाली निशा एम्बिशियस, अपने माँ बाप के सपनों के लिए फोकस्ड, और डेयर के बाद वाली निशा मानो बस एक खाली शरीर रह गई थी। दिन भर सोना, एकटक छत को घूरते रहना, आवारा कुत्तों के साथ बैठना। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर से किसी ने उसकी आत्मा ही निकाल ली हो। और यह बदलाव हर दिन के साथ और भी ज्यादा भयानक होता गया। पूरी पूरी रात बाथरूम में शावर चलता रहता, अपनी सारी की सारी किताबें फाड़ देना, छत की खतरनाक रेलिंग पर चलना और लगातार खुद से बातें करना। उसकी आंखों की जो चमक थी ना, वो पूरी तरह जा चुकी थी, जैसे बस 2 काले सूने गड्ढे रह गए हों। जब हालात काबू से बाहर हो गए तो दोस्ती में भी दरार आ गई। निकिता प्रिया पर चिल्ला उठती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारे उस अप्रैल फूल के ड्रामे की वजह से। लेकिन प्रिया का जवाब इस पूरे रहस्य को और भी ज्यादा गहरा कर देता है। वो कहती हैं, पर मैंने तो उसे डराया ही नहीं। जब मैं ऊपर गई थी तब तो छत के ग्रिल पर ताला लगा हुआ था। तो फिर सवाल यह है कि अगर ये कोई प्रैंक नहीं था और प्रिया ने निशा को डराया ही नहीं, तो फिर उस बंद कमरे में निशा के साथ असल में हुआ क्या था? अब कहानी का फोकस उस लाचार परिवार पर आता है जिसे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि उनकी आंखों का तारा अचानक ऐसे क्यों बुझ गया। निशा को वापस उसके गांव ले जाया जाता है। गांव में निशा का अजीब बर्ताव कम होने की जगह और बढ़ जाता है। वो अंधेरे जंगलों में, पुराने खंडहरों में भटकने लगती है। बेबस पिता को उसे घर में बंद करके रखना पड़ता है ताकि वो खुद को ही कोई नुकसान ना पहुंचा ले। कभी कभी बस कुछ पलों के लिए ऐसा लगता था जैसे पुरानी निशा लौट आई है। वो अपने पिता के सामने रोकर माफी मांगती और कहती,
मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है। कसम से मैं कोई नशा नहीं करती। यही वो पल थे जो इस कहानी को और भी ज्यादा दर्दनाक बना देते हैं। लेकिन अगले ही पल वो उसी पिता की बेइज्जती कर देती। अगर नहा धोकर कोई बड़ा आदमी बन जाता तो फिर आप क्यों नहीं बन पाए? आपसे अच्छी तो मैं हुई ना। ये दिखाता है कि उसका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं बचा था। और अब हम कहानी में घूमकर वापस वहीं आ जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। कमरा बाहर से बंद है, लेकिन फर्श पर कीचड़ से सने पैरों के निशान हैं, और बिस्तर पर बैठी निशा अपने शरीर को ऐसे तरीकों से मोड़ रही है जो नामुमकिन लगे, और उसकी जुबान से वो गालियां निकल रही हैं जो उसकी कभी हो ही नहीं सकती थीं। उसके टूटे हुए बेबस माँ बाप के पास कितने जवाब थे? एक भी नहीं, ज़ीरो। वो अपनी बेटी को इस हाल में देखने और ये न समझ पाने के बोझ तले पूरी तरह दब चुके थे कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। तो अंत में ये एक सवाल है जो हमें परेशान करने के लिए छोड़ दिया जाता है। क्या निशा सिर्फ एक बहुत ही बुरे अप्रैल फूल प्रैंक का शिकार हुई थी, या फिर उस विला के किसी बहुत गहरे, बहुत ही काले राज ने उसे अपनी चपेट में ले लिया था? कहानी इसका जवाब नहीं देती, वो ये फैसला हम पर छोड़ देती है।